तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्योग्राफी अड्डा पे। और अब हम फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं बाकी के कुछ क्वेश्चंस। मैंने ये जो क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं इसमें मैंने इंटरेस्टिंग इमोजीज वगैरह लगाने की कोशिश की है, क्योंकि जनरली जो क्वेश्चन सॉल्विंग होता है वो बहुत ही टफ होता है। एक तो फैक्ट्स को हमको याद करना होता है, फिर रिकॉल करना होता है, फिर या तो हम एलिमिनेशन के थ्रू ऐसे करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पर आई जस्ट ट्राइड कि जो मैं आप लोगों को टीच करने जा रही हूँ, जो मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ, वो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगे, मतलब लुक वाइज इंटरेस्टिंग लगे। इस वजह से मैंने इस पर थोड़ा मेहनत किया है। एंड बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो आंसर है वो है सिक्किम। जो यह दर्रा भारत और चीन की सीमा पर सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह सिक्किम राज्य के डोंगेक्या श्रेणी में स्थित है। ये हमको याद करना है कि कौन से श्रेणी में स्थित है। डोंगेक्या श्रेणी में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण एवं नगरीय लिंग अनुपात का सही युग्म कौन सा है? सबसे पहले उसमें बोला है ग्रामीण, फिर बोला है नगरीय। तो हम इसमें जो ऑप्शन है, हम पहला ऑप्शन देखते हैं। तो 943, 922, फिर 947, 925, 924 सॉरी, 944, 923 और फोर्थ ऑप्शन है 947 और 927। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है हमारा चौथा ऑप्शन। ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात जो है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो लिंगानुपात है वो है 949 और शहरी क्षेत्रों में है 929। और इन दोनों का हम एवरेज निकालेंगे तो फिर उससे हमको क्या निकल जाएगा, उससे हमको इंडिया का एवरेज हो जाएगा हमारा। थर्ड क्वेश्चन है, अगस्तमलई जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है केरल। यहाँ पश्चिमी घाट से पश्चिमी घाट के दक्षिण भाग में स्थित यह एक प्रसिद्ध आरक्षित क्षेत्र है। जैसे जब भी हम इंडिया का इस तरह मैप बनाते हैं तो यहाँ पर पहाड़ियाँ यहाँ पे मिलती है, ये इनका ज्वाइंट पॉइंट है जहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ी, और यहीं पे ही इधर साइड पे ही केरल में ही क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? अगस्तमलैया। केरल में ही क्षेत्र है अगस्तमलैया जैवमंडल, जो कि पश्चिम घाट के दक्षिणी भाग में है। अब ये पूर्व पश्चिम दो घाट हो गया, ये हमारा हो गया पूर्वी घाट और ये हो गया पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट के दक्षिण में, पश्चिमी घाट के दक्षिण में अगस्तमलैया जैवमंडल है, जो कि जैव विविधता के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है। चौथा क्वेश्चन है, अवध मैदान की प्रमुख नदियां कौन सी हैं? अवध मैदान की प्रमुख नदियां कौन सी हैं? हम इंडिया का मैप जब इमेजिन करते हैं तो हमें याद आता है कि जो यूपी का एरिया है उसमें घाघरा नदी, यूपी का जो एरिया है उसमें जो घाघरा नदी है, उसी के जो नदी के आसपास का जो मैदान है उसी को क्या बोला जाता है? उसी को बोला जाता है अवध मैदान। घाघरा नदी अवध मैदान की प्रमुख नदी है, जो कि गंगा प्रणाली की सहायक नदी है। पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन सा हॉट स्पॉट पश्चिम घाट में स्थित नहीं है? फिर से हम पश्चिम घाट में जा रहे हैं। इसमें से कौन सा हॉट स्पॉट है जो कि पश्चिम घाट में नहीं है? अन्नामलई की पहाड़ी जो है, अन्नामलई की पहाड़ी जो है वो पश्चिमी घाट में है। नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी डोडा बेटा जो है, ये मतलब कहना चाहिए दो जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये मिलती हैं यहाँ पे नीलगिरी में। तो ये है सुंदरवन। सुंदरवन हम लोगों को पता है कि जो ये सुंदरवन है ये टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, बंगाल टाइगर के लिए। और ये हमारा डेल्टा जो है, डेल्टा का कहना चाहिए डेल्टा एरिया में है सुंदरवन। और चौथा है साइलेंट वैली। तो साइलेंट वैली भी केरल में ही है। तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन पहला, दूसरा और चौथा ये सारा कुछ कहाँ पे है? पश्चिमी घाट में है। सिर्फ जो सुंदरवन है ये पश्चिम घाट में नहीं है, ठीक है, ये है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल मतलब भारत के पूर्वी देश में। ये इसमें आप लोग क्या है कि बहुत सारे मेरे बच्चे बहुत बेसिक वाले हैं, तो जनरली जो पश्चिम बंगाल है वो हमारे देश के जो पूर्वी हिस्से में, पश्चिम हिस्से में नहीं है, ठीक। छठवा आता है, भारतीय वनों के वर्गीकरण की योजना किसने प्रस्तुत की थी? पहला ऑप्शन है OHK स्पैट, दूसरा है HC बेल्सियन, तीसरा है आलल सिंह और चौथा है मोहम्मद शफी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी,
जी बेल्सियन। किसने? H.G. बेल्सियन ने हमारे जो भारत के वनों का वर्गीकरण का योजना प्रस्तुत किया था, और उसमें उन्होंने क्या बताया था, पूरे भारतीय वनों को 15 मुख्य भागों में और 136 जो है उप वर्गों में विभाजित किया था। 15 मुख्य भाग थे और 136 उसके उपवर्ग थे। निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म समुद्र धारा है? अब हम नाम से कोशिश करते हैं जानने के लिए। पहला देखिए, इसमें जो इमोजीज बने हैं ये थोड़ा हिंट भी करते हैं, पर फिर भी आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि पहला है ब्राजील धारा, दूसरा है लेब्राडोर, ब्राजील, दूसरा है कनारी, तीसरा है लेब्राडोर और चौथा है बेंगुएला धारा। तो इमोजी से भी बहुत कुछ क्लियर हो रहा है कि कनारी करेंट, लेब्राडोर, बेंगुएला ये सारी कोल्ड करेंट्स हैं। सिर्फ जो ब्राजील धारा है, यही कौन सी करंट है? वार्म करंट है, गर्म जल धारा है। जब हम उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का जब हम मैप बनाते हैं तो ये इस तरह से, ये दक्षिण अमेरिका है। तो जो ब्राजील धारा है वो भूमध्य रेखा के साथ साथ जो काउंटर करंट चलती है उसके विपरीत में, तो जब वो काउंटर करंट ये ब्राजील के ये इस भाग से टकराती है तो वो इस साइड मुड़ जाती है। मैं डायग्राम बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये जो करंट है, यही वाली करंट है ब्राजील धारा। ये जो करंट जो यहाँ से आकर के इस तरह से ऐसे मुड़ जाती है, यही है ब्राजील धारा, जो कि कैसी समुद्री जल धारा है? गर्म जल धारा है। यह दक्षिण अटलांटिक महासागर की एक गर्म जल धारा है। सबसे चौड़े महाद्वीप तट कहाँ पाए जाते हैं? हिंद महासागर, अटलांटिक, प्रशांत महासागर और या फिर आर्कटिक महासागर। तो इसका है सबसे चौड़े महाद्वीप तट साइबेरिया के पास आर्कटिक महासागर में पाए जाते हैं। जब हम साइबेरिया की बात करते हैं तो जो रशिया का एरिया है जिसमें इंडिया और कहना चाहिए ये यूराल जो पर्वत है वो उसको क्या है, यहाँ पे यूराल पर्वत है जो एक मतलब एशिया और यूरोप को अलग करता है। और ये जो इधर आर्कटिक वृत्त बनता है जो कि है 66.5 डिग्री उत्तर में। तो ये जो आर्कटिक वृत्त है और इसके जो आसपास का क्षेत्र है, मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो आसपास का क्षेत्र है ये आर्कटिक सागर का क्षेत्र है, और यहीं का ही जो महाद्वीपीय तट होता है, ठीक है, महाद्वीपीय तट है वो यहाँ का चौड़ा होता है। यहाँ का मतलब वाइड रेंज पर हम देखते हैं कि महाद्वीपीय तट होता है। थोड़ा सा हम ये भी जान लेते हैं कि महाद्वीपीय तट होता क्या है। तो जब भी हम जो हमारा समुद्र के बारे में समुद्र के बारे में बात करते हैं तो जैसे ये समझ लेते हैं, ये हमारा हो गया स्थलखंड और ये हमारा समुद्र है। तो ये जो समुद्र है, तो समुद्र का ऐसा भाग, ये देखिए ये महाद्वीपीय जो तट है, ये इसके जस्ट पास का भाग जहाँ से समुद्र लगभग स्टार्ट होता है, इसी को हम बोलते हैं महाद्वीपीय तट बोलते हैं। इसके बाद फिर महाद्वीपीय ढाल आता है, राइज आता है, फिर यहाँ पे एबिसल प्लेन आता है, महासागरीय मैदान और गर्तीय कुछ स्थलाकृतियाँ हैं जो समुद्र के मतलब बेसिन में होती हैं। तो ये जो मैं एरिया हाईलाइट करके बता रही हूँ, ऐसा जहाँ पे समुद्र का पानी आता है उसी को बोलते हैं महाद्वीपीय तट। तो ये जो महाद्वीपीय तट है ये कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा कम, मतलब बहुत कम होता है, कहीं पे इसका विस्तार बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? आर्कटिक महासागर में। तो आर्कटिक महासागर में महाद्वीपीय जो तट है वो अधिक पाए जाते हैं। 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस झील की लवणता सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किस झील की लवणता सैलिनिटी सर्वाधिक है? तो पहला है टीटीकाका झील, दूसरा है वान झील, तीसरा विक्टोरिया, चौथा है लाल सागर। तो ये जो दिए गए हैं झील, इसमें जो वान झील है जो कि तुर्की में है, तुर्की मतलब टर्की में है, टर्की की वान झील विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है, जिसकी जो लवणता है वो कितना है? 330 ग्राम प्रति 1000। जब हम परसेंट बताते हैं, परसेंट मतलब कि प्रति 100 में, और जब हम पर 1000 बताते हैं तो ये होता है प्रति 1000 में। तो ये कितना है? ये है 330 पर 1000 है। आगे बढ़ते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन है,
कौन सी धारा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है? फिर से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। कौन सी धारा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है? दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है। पहला है कैलिफोर्निया की धारा, दूसरा है क्यूरोशियो जापान की धारा, तीसरा है क्यूराइल धारा और चौथा है बेरिंग धारा। तो ये जो धाराएं हैं, ठीक है, ये जो धाराएं, इसमें कौन सी धारा है? इसमें जो क्यूरोशियो धारा है ये जापान से निकलती है, ये दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है, दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है। और चूंकि ये दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है तो ये क्या है? गर्म जल धारा है। मैं आपको फिर से एक बार डायग्राम में बताती, जैसे ये हमारा भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा का जो जल है, भूमध्य रेखा में क्या है? सूर्य का जो प्रकाश है, भूमध्य रेखा में सूर्य का प्रकाश एकदम सीधा पड़ता है और उसके ध्रुवीय क्षेत्रों में या फिर जैसे जैसे हम हायर लैटिट्यूड की ओर बढ़ते हैं, लाइक 0 डिग्री से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और उसके बाद 90 डिग्री तक नॉर्थ या साउथ में बढ़ते हैं, तो जो सूर्य की जो किरणें होती हैं वो ओपेक हो जाती हैं, तिरछी हो जाती हैं। तो जब सूर्य की किरण एकदम बीच में पड़ती है भूमध्य रेखा में, तो यहाँ का जो जल धारा रहता है वो गर्म होता है और जो पृथ्वी है उसके लगातार घूमने के कारण यहाँ पे काउंटर करंट चलती है। पहले तो जो व्यापारिक पवन है उसके कारण तो जो चलता ही चलता है, उसके अलावा इसके चूँकि सूर्य पृथ्वी घूर्णन करती है, रोटेशन करती है, तो उसके कारण क्या होता है कि काउंटर करंट भी चलती है। अब ये जो काउंटर करंट चलती है, इसमें क्यूरोशिया जो है ये जापान के तट के सहारे, जापान के तट के सहारे ये जो है ये भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर, तो मतलब ये क्या हो गया? ये दक्षिण हो गया, ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ। तो ये साउथ से नॉर्थ की ओर कौन सी करंट चलती है? क्यूरोशियो करंट चलती है, इस तरह से। ठीक, अब आगे क्वेश्चन है हमारा 11वां क्वेश्चन है, महासागर के सबसे अधिक गहराई वाले भागों में कौन सा निक्षेप पाया जाता है? अब महासागर के बारे में हमने देखा कि जो ये महासागर है तो इसमें महाद्वीपी, मग्न तट, मग्न ढाल, राइज और इसके बाद एबिशल प्लेन और उसके बाद खाई, इस प्रकार की आकृतियां रहती हैं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि सबसे अधिक गहराई वाले भाग में कौन सा निक्षेप पाया जाता है? तो महाद्वीप के सबसे गहराई वाले क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है, रेड क्ले जो बोलते हैं उसको, लाल मिट्टी पाई जाती है। यह निक्षेप 2700 फाथम से गहराई वाले क्षेत्र में भी पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा कौन सी है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा कौन सी है? तो इसका आंसर है बेंगुएला। इसका आंसर है बेंगुएला जो है वो दक्षिण अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। ब्राज़ील करंट तो वार्म करंट है, कनारी करंट तो इधर बहती ही नहीं है, और लेब्राडोर, कनारी और लेब्राडोर तो नॉर्थ में बहती है और बेंगुएला और ब्राज़ील साउथ में बहती है। तो लेकिन अभी हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा कि जो ब्राज़ील करंट है वो भी वार्म करंट है, और लेकिन जो बेंगुएला करंट है ये कौन सी है? कोल्ड करंट है। तो ये जो है ठंडी जलधारा हमारा ऑप्शन क्या बता, दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर की ओर बहती है। इधर दक्षिण अफ्रीका हम बनाने का कोशिश करते हैं, अफ्रीका खैर अभी तो इतना अच्छा नहीं बना है मैप में। ये जो दक्षिण अफ्रीका है इसका ये पूर्वी तट हुआ और ये हुआ पश्चिमी तट। तो पश्चिमी तट के सहारे अब यहाँ पे कौन सा महासागर है? यहाँ पे है अटलांटिक। अटलांटिक महासागर क्या है? ये है कोल्ड महासागर, ठंडा महासागर है, दक्षिण ध्रुव के आसपास में है। तो जब ये ठंडे महासागर से होकर जाएगी तो कोई भी व्यक्ति जहाँ से निकलता है उसके पास उसी के ही गुण रहते हैं। अब चूंकि ये साउथ से निकल रहा है, साउथ पोल से ये धारा निकल रही, तो इसका गुण क्या होगा? ठंडा होगा। और ये कहाँ से? अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन है, पैलेजिक जो डिपॉजिट है वो किन से बनते हैं? पैलेजिक डिपॉजिट किन से बनते हैं? तो पहला ऑप्शन है ज्वालामुखी पदार्थों से, दूसरा है शैवाल से, तीसरा है चट्टानों के रूपांतरण से और चौथा है रासायनिक अपक्षय से। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है दोस्तों शैवाल से। जो पैलेजिक होते हैं
पेलजिक जो कहना चाहिए डिपॉजिट होते हैं वो किससे बनते हैं, शैवाल से बनते हैं। यह गहरे सागर में पाई जाने वाली जीव जंतु और शैवाल के अवशेषों से बने होते हैं। 14th क्वेश्चन है, किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, मंगल, पृथ्वी, शुक्र और वरुण। तो हमको पता है कि शुक्र ग्रह का, शुक्र जो है हमारा, शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। यह पृथ्वी का क्या कहलाता है, भग्नी ग्रह कहलाता है। इसको हम पृथ्वी का सिस्टर प्लैनेट भी बोलते हैं। इसको हम पृथ्वी का सिस्टर प्लैनेट भी बोलते हैं। 15th क्वेश्चन है, फिलामेंट शब्द का प्रयोग किस परिकल्पना में हुआ है। फिलामेंट मैंने इससे पहले 1-2 क्लासेस में आप लोगों को बताया है कि एक सिगार शेप जो है, इस तरह से सिगार शेप एक कहना चाहिए एक्सट्रैक्ट होता है इस टाइप से। अब ये जो सिगार शेप एक्सट्रैक्शन हुआ है दो स्टार्स के बीच में फिलामेंट एक्सट्रैक्ट हुआ, किसके कारण, ज्वारीय बल के कारण। आप लोगों को याद आ रहा होगा जेम्स एंड जीन्स की जो परिकल्पना है, ज्वारीय परिकल्पना, उन्होंने बताया था कि ज्वारीय परिकल्पना में ये जो है फिलामेंट, ये एक कहना चाहिए एक्सट्रैक्ट हुआ, इसी से ही हमारे विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ। और ये जो फिलामेंट है, फिलामेंट का ये क्वालिटी था कि यह सामने और पीछे साइड से, मतलब कहना चाहिए स्टार्टिंग और जो इसका जो लास्ट पार्ट है यहाँ पे ये उतना वाइड नहीं है, लेकिन इसका जो बीच का पार्ट है वो बल्ज जैसा है, वो निकला हुआ है, जो कि हमारे जो ग्रह हैं, जो अभी हमारे जो ग्रह हैं उसका जो प्रेजेंट कहना चाहिए सिचुएशन है, प्रेजेंट जो उसका शेप साइज है, उसको वो क्या करता है, जस्टिफाई करता है। आगे बढ़ते हैं। 16th क्वेश्चन है, अंतरतारकीय धूल परिकल्पना, इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस किसने दी थी। तो ये हम सभी को याद है कि इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस ऑटो स्मिथ ने दी थी। इन्होंने बताया कि ग्रहों की उत्पत्ति है वो गैस और धूल के कणों के कारण हुई थी। फिर से क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है। अवध मैदान की प्रमुख नदी कौन है। तो अवध मैदान की प्रमुख नदी है घाघरा नदी। अवध मैदान उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में है, जहाँ घाघरा नदी मुख्य प्रवाहिनी है और यह गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। 18th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हॉटस्पॉट पश्चिम घाट में स्थित है। अरे ये दोबारा पश्चिम घाट में स्थित नहीं है, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, तो इसका हमने आंसर देख लिया कि सुंदरवन पश्चिम घाट में है। अब भारतीय वनों के वर्गीकरण की योजना, ये फिर से रिपीट हुआ है, इसका जो आंसर है वो है, सॉरी फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं। चलिए हम आते हैं अब अपने 25th क्वेश्चन में। 25th क्वेश्चन है, समुद्र में सबसे अधिक ज्वार भाटा कहाँ पाया जाता है। तो सबसे अधिक जो ज्वार भाटा है वो फंडी की खाड़ी जो है कनाडा में खाड़ी है फंडी, जहाँ पे ज्वार अंतर लगभग 15 से 18 मीटर तक होता है और विश्व में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक है फंडी की खाड़ी। 26 क्वेश्चन है, भारत में मानसून के समय सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो भारत में जो हमारे गिवन ऑप्शन है तो उसमें आंसर है चेरापूंजी। वैसे अभी जो है मासिन राम में भी बहुत ज़्यादा अधिक बारिश होती है। 27 क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848। 28 क्वेश्चन है, भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो लौह अयस्क का सबसे बड़ा जो उत्पादन जो राज्य है वो है उड़ीसा। उड़ीसा भारत के सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। विशेषता इसमें बारबिल और कोयरा जो क्षेत्र है वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में लौह अयस्क उत्पादन होता है। 29 क्वेश्चन है, तापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ नहीं है। तो तापीय ऊर्जा संयंत्र जो है वो तारापुर में नहीं है, मतलब वो कराड़ी में है, नेवेली में है, सिंगरौली में है, लेकिन तारापुर में नहीं है। तारापुर में क्या है, तारापुर में परमाणु संयंत्र है। ठीक है। 30वां क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। औद्योगिक विकास, कृषि विकास, परिवहन विकास, रोजगार विकास। एकदम सरल है ये क्वेश्चन। 1951 से 56 में पहली पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी। तो स्टार्टिंग में भारत देश तो कृषि प्रधान देश था, अभी भी भारत कृषि प्रधान ही देश है, परंतु उस समय जो एक बेसिक जिस पर काम किया था गवर्नमेंट ने वो कृषि से संबंधित था, कृषि करना, सिंचाई, उत्पादन बढ़ाना। फिर 31वां क्वेश्चन है, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा।
ये हम सभी को पता है दोस्तों कि हरित क्रांति का जो प्रभाव है सबसे ज़्यादा गेहूं पर पड़ा। और विशेषकर भारत के एक रिलेशन में, रेफरेंस में हम देखते हैं कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। तो 32 क्वेश्चन है, सतत विकास का मूल सिद्धांत क्या है? सतत मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट। केवल पहला है ऑप्शन केवल आर्थिक विकास, दूसरा केवल सामाजिक विकास, तीसरा ऑप्शन है वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति बिना भविष्य को नुकसान पहुंचाई की जाए, और चौथा है तीव्र औद्योगिकीकरण। तो ये हम सबको पता है कि जो ये ऑप्शन 3 है वही सही है। सस्टेनेबल विकास या सतत विकास का मतलब होता है कि हमें जो भी सुख सुविधा, संसाधन और विभिन्न प्रकार की कहना चाहिए आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए जो संसाधन मिले हैं उनका हम इस तरह से मितव्ययिता से सस्टेनेबली उसका व्यय करें कि आने वाली जो पीढ़ी है उनकी भी ज़रूरतें पूरी की जा सकें। 33वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का प्रतिपादन किया है? तो अल्फ्रेड वेगनर गलत, WJ मॉर्गन गलत, चार्ल्स लायल गलत। इसका जो ऑप्शन है क्या है? हेरी हिल्स। प्लेट विवर्तनिका में पृथ्वी की ठोस परत जो लिथोस्फेरिक प्लेट है वो उसमें क्या माना गया है कि वो तैरती मानी गई है। यह सिद्धांत हेरी हिल्स ने प्रतिपादित किया। जबकि जो प्लेट शब्द है उसके जो सबसे पहला जो उसका उपयोग है वो WH जेकोबसन विल्सन ने किया। 34वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धनुषाकार डेल्टा बनाती है? आर्कुएट डेल्टा बनाती है। इसका जो ऑप्शन है इसके ऑप्शन है मिसिसिपी, गंगा, नील और हडसन। तो बी और सी, गंगा और नील दोनों ही नदी जो हैं ये आर्कुएट बनाती हैं। गंगा, नील, सिंधु, राइन नदी ये आर्कुएट डेल्टा या धनुषाकार डेल्टा बनाती हैं। 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति हिमानी अपर्दन से नहीं बनी? हमको क्या ध्यान देना है कि ऐसे आकृति जो हिमानी अपर्दन से नहीं बनी है, अन्य अपर्दन से बनी। सर्क, हॉर्न, नूनाटक और इरेटिक्स। तो जो ये इरेटिक्स है ये अपर्दन से नहीं बनी है, ये बनी है डिपोजिशनल से। ठीक है। सर्क क्या है? जब हम कहना चाहिए सर्क जो है ग्लेशियर जब पहाड़ों से धीरे धीरे नीचे की ओर जाता है तो वो लगातार क्या करते रहता है? लगातार वो अपर्दन करते रहता है, लगातार अपर्दन करते रहता है। लगातार अपर्दन करने के कारण जो पहाड़ों में क्या हो जाता है? पहाड़ों में अपर्दन हो जाता है और जो कहना चाहिए उसका लेयर है, पहाड़ों का जो ये हिस्सा है ये इरोड हो जाता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो पहाड़ों में इस तरह से एक कहना चाहिए शेप आ जाता है, कॉनकेव शेप आ जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? सर्क बोलते हैं। हॉर्न क्या है? जब यही ग्लेशियर 2-3 जगह से सर्क बनाए तो जो बीच में एक कहना चाहिए आकृति बनती है पहाड़ की, उसको बोलते हैं हॉर्न। नूनाटक भी जो है एक पहाड़ी टाइप का है कहना चाहिए, जिसके आसपास डेब्रिस रहता है, तो वो भी इरोजनल लैंडफॉर्म है। लेकिन इरेटिक्स जो है वो होता है डिपोजिशनल होता है। इरेटिक्स क्या होता है कि जैसे जब यहाँ से ग्लेशियर्स बह रही हैं तो फिर अचानक में उन्होंने कोई बड़े बड़े बोल्डर्स को कहीं पर छोड़ दिया जो उसको आगे वो कन्वे नहीं कर पाती, उसको आगे लेके नहीं जा पाती, तो उसी को बोलते हैं इरेटिक्स। 36वां क्वेश्चन है, शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में पेडिमेंट और प्लाया के मध्य स्थित समतल मैदान को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है बजाडा। शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में पेडिमेंट और प्लाया से मध्य स्थित समतल मैदान को बजाडा कहते हैं। ठीक है। अब जब अनेक जलोढ़ पंख मिलकर पेडिमेंट और प्लाया के बीच एक ढालदार मैदान बनाते हैं तो उसको बजाडा कहते हैं। 37 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपर्दनात्मक स्थलाकृति नहीं है? हमको क्या देखना है कि अपर्दनात्मक नहीं है, डिपोजिशनल होगी। पहला है फास्ट विंडो, दूसरा है लेपीज, तीसरा है डोलाइन और चौथा है स्टेलेक्टाइट। ये गलत हो गया, स्टेलेक्टाइट है, ये ना लिखा गया स्टेलेक्टाइट। तो फास्ट विंडो भी क्या है? अपर्दन के कारण बनी हुई है। ये जनरली कहना चाहिए रेगिस्तान इलाकों में होता है कि जहाँ पे जो चट्टान है वो अपर्दित हो जाती है और ऐसा लगता है कि वो एक विंडो सा खुला हुआ है, उसी को फास्ट विंडो कहते हैं। लेपीज भी जो है इस प्रकार की आकृति होती है जो कहना है मतलब चूना पत्थर के अपर्दन के कारण बनती है। डोलाइन भी डोलाइन एक बड़ा सा कहना चाहिए चूना पत्थर के क्षेत्र में एक बड़ा सा कहना चाहिए गर्त है जिसको डोलाइन कहते हैं। लेकिन जो स्टेलेक्टाइट है
जो इसका नाम गलत हो गया, जो स्टैलेक्टाइट है, स्टैलेक्टाइट भूमिगत जल से निर्मित है। तो इसमें स्टैलेक्टाइट जो होता है वो केव में ऊपर की ओर से मतलब एक पिलर, आधा पिलर रहता है, उसको बोलते हैं स्टैलेक्टाइट, और जो जो कहना चाहिए धरती पर खड़ा होता है उसको बोलते हैं स्टैलेक्टाइट। स्टैलेक्टाइट, स्टैलिग्माइट। तो ये जो है ये अपर्दन के कारण नहीं, डिपोजिशन के कारण बना हुआ है। 38 क्वेश्चन है, पवन के अपघर्षण कार्य द्वारा कौन सी स्थलाकृति बनती है? किससे? पवन के अपघर्षण के कारण। अपघर्षण क्या होता है? अपघर्षण को एब्रेजन बोलते हैं। तो जब क्या होता है, कोई चट्टानी सतह है और हवा लगातार उस चट्टानी सतह से, वो जो चट्टानी सतह है या फिर चट्टान उससे लगातार टकरा रही है, और उसके टकराने के कारण लगातार क्या हो रहा है, यहाँ पर रेतमल, समझते हैं रेतमल? रेतमल जैसे हम घिस करके उसको चिकना करते हैं, वैसे ही जो पवन में से छोटे छोटे कंकड़ हैं वो इसको क्या करते हैं, अपर्दित कर देते हैं। क्या हो जाता है, इससे उसको अपर्दित कर देते हैं। जब ये अपर्दित हो जाता है तो यहाँ पर सरफेस क्या हो जाता है, चिकना हो जाता है, या जिस प्रकार का वहाँ पर कहना मतलब चट्टान है, कोमल कठोर जैसा भी है, तो उस पे आधार पर मतलब अपर्दन होता है। तो मैं जनरली आपको पहले क्या बता रही थी, अब्रेशन। अब्रेशन में छोटे छोटे कण जब किसी पत्थर के या बड़े चट्टान से लगातार टकराते हैं, उसको अपर्दित करते हैं, उसको बोलते हैं अपघर्षण। तो अपघर्षण के कारण जालीदार शिला, बालुका ताप, तरंग शिखर, लोएस का मिट्टी, तो ये जो है ये लगभग डेपोजिशनल है। तो इरोजनल कौन सा है? जालीदार शिला। तो ये इस तरह से बनता है कि एक पर्टिकुलर कहना चाहिए जाली में जालीदार जैसा मतलब अपर्दन करते हैं, और ऐसा लगता है जैसे वो जाली बनी हुई, इसलिए इसका नाम ही क्या रखें, स्टोन लैटिक्स। पवन के अपर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है, जबकि निक्षेपण द्वारा यही बालिका स्तूप, लोयस, बरखान आदि ये सब बनते हैं। 39वां क्वेश्चन है, ध्रुवीय मोर्चा सिद्धांत, पोलर फ्रंटल थ्योरी किसने प्रतिपादित किया है? तो जो पोलर फ्रंटल थ्योरी है वो वी वर्कनीज और जे वर्कनीज ने प्रतिपादित किया है। उन्होंने 1918 में पोलर फ्रंट थ्योरी, जिसको बोलते हैं ध्रुवीय मोर्चा सिद्धांत, उसका प्रतिपादन किया है। तो जो पोलर फ्रंटल थ्योरी है ये वी वर्कनीज और ये जे वर्कनीज द्वारा दिया गया है 1918 में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग महान हिमयुग के नाम से जाना जाता है? इओसीन, प्लिस्टोसीन, प्लायोसीन या ओलिगोसीन? तो जो ये प्लिस्टोसीन है ये महान हिमयुग के नाम से जाना जाता है। प्लिस्टोसीन युग में यूरोप में और उत्तर अमेरिका में विशाल भागों में हिमनद से ढके हुए थे। इसमें गुंज, मिडल रिस और वूम ये इंटरग्लेशियल पीरियड्स हैं, जो जनरली यूजीसी नेट वगैरह में बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 41 जो क्वेश्चन है, 41वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची कौन सी चोटी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। बाकी की 2 चोटियाँ कहाँ पे हैं? नेपाल में है। 42वां प्रश्न है, कौन सी नदी सदाबहार नदी है? गोदावरी, कृष्णा, गंगा या ब्रह्मपुत्र? तो इसमें ब्रह्मपुत्र में जो जल है हमेशा भरा रहता है, तो इसलिए सदाबहार नदी होती है। वैसे गंगा भी जो है सदाबहार नदी के अंतर्गत ही आती है। 43rd क्वेश्चन है हमारा। 43वां क्वेश्चन है, कौन सी झील कश्मीर के आंसू कहलाती है? तो जो डल झील है ये कश्मीर का आंसू कहलाती है। यह झील सुंदरता के कारण प्रसिद्ध है और इसे कश्मीर का आंसू भी कहा जाता है। 44वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? लक्षद्वीप, मिनिकॉय? तो इसका आंसर है अंडमान और निकोबार। भारत का जो द्वीप समूह है वो सबसे बड़ा द्वीप समूह है, जिसमें सबसे बड़े द्वीप और सबसे बड़े द्वीप समूह हैं। 45वां क्वेश्चन है, कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है? कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है? तो मेघालय की सुंदर पर्वत घाटियाँ